हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे इकोनॉमिक्स के, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं करवा रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 90 to 95% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। कुछ अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हो तो उसमें से 4-5% मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कई बार अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन भी जब मैं लास्ट में क्या है, ये अभी 4-5 टॉपिक्स और रह गए हैं, फिर इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा ये सारे एमसीक्यू बिल्कुल डिटेल में, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा वेट करिए और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होती है आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द वर्क ऑन मेकिंग पीडीएफ इज इन प्रोग्रेस, सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को, अदरवाइज सारी चीजें मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। तो इससे पहले मैंने जीएसटी पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा यकीन माने पुराने जितने क्वेश्चन उठा के देखिए, जीएसटी के उस रिलेटेड सारे आपको क्वेश्चन जो है वो उसमें से वीडियो में मिल जाएंगे। एक चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे जीएसटी में कि भाई कितनी, मतलब जैसे अभी 2020 चल रहा है तो उसमें क्या जीएसटी रेट अलग अलग चीज़ों पर लग रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने तो अपनी नॉलेज के लिए आपको बोल दिया था कि अपनी नॉलेज के लिए कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई लॉटरी पर कितना जो है वो लगता है जीएसटी। तो ये चेंज होता रहता है, 2019 में कुछ था और 2020 में कुछ हो रहा है। तो ये लॉटरी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई लॉटरी पे कितना जीएसटी टैक्स लग रहा है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, सब करवाया हुआ मैंने आपको, तो देख लीजिए वहां पे। ठीक है, लॉटरी जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है स्टेट रन ये लॉटरी, स्टेट रन लॉटरी, स्टेट रन लॉटरी मैंने लिखी हुई है इसमें, और एक स्टेट ऑथराइज्ड। स्टेट रन होती है जो स्टेट में बेचते हैं आप, मतलब इंट्रा स्टेट होती है, और ये स्टेट ऑथराइज्ड जो लॉटरी होती है ये आपकी इंटर स्टेट होती है। तो ये आपकी स्टेट रन जो लॉटरी है ये 12% इस पे जीएसटी लग रहा है और इस पे लगता है आपका 28%। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे हुए हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम के ऊपर। तो देखिए, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, व्हाट इज नेशनल इनकम। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। देखिए नेशनल इनकम क्या होती है, देखिए इट इज अ टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन। देखिए ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, यकीन मानिए इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको ये नेशनल इनकम और जिसके जितने भी पार्ट्स है, जीडीपी, एनएनपी और इसके जो टफ फॉर्मूलेज हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं 2 वीडियो जो है 2 पार्ट में नहीं बना रहा, ताकि दूसरी वीडियो फिर आप देखोगे नहीं, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में बना दिया। तो फटाफट से देखते हैं नेशनल इनकम क्या है। टोटल इनकम ऑफ अ नेशन रेफर्स टू द, देखिए नाम से पता चल रहा है नेशनल, मतलब नेशन की इनकम है ये। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ नेशन। नेशन के जो रेजिडेंट हैं उनके द्वारा जितनी भी गुड्स और सर्विसेज वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी जो मनी वैल्यू है, उनसे जो जनरेट हुई टोटल इनकम है, उन सब की जो टोटल इनकम है, वैल्यू है, वाइल वर्किंग बोथ विद इन। यहाँ पे मेन ट्विस्ट यही है, या तो वो देखिए ये सपोज करो इंडिया है और ये आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया है। अगर वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वाइल वर्किंग बोथ विद इन एंड आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, मतलब 1 साल के अंदर या तो वो इंडिया के अंदर रह के या फिर इंडिया से बाहर रह के जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उन सब की जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो टोटल इनकम है, वही हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। इसमें क्या होता है, आपका जो विदेशी भारत में रहकर अपनी आय बाहर भेजते हैं, भारत में रह करके जो विदेशी, जो फॉरेनर्स भारत में रह के क्या करते हैं, अपनी आय बाहर भेजते हैं, तो वो तो इसमें नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो एनआरआई ऐसे हैं जो अपनी इनकम भारत में भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसे एनआरआई जो अपनी इनकम जो भारत में भेज रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम के अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब ये नेशन के अंदर जो रेजिडेंट है उनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज। अब जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं वो अगर अपनी इनकम बाहर भेजते हैं तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। लेकिन जो एनआरआई बाहर रहते हैं और वो अपनी इनकम इंडिया में भेज रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में वो चीज शामिल होगी, ठीक है, क्योंकि एक नेशन की बात हो रही है, ठीक है, नेशन के अंदर वो पैसा आ रहा है, राइट। सो आगे देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस कहाँ है, देखिए नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस तो हर जगह है। इफ द नेशनल इनकम इंक्रीजेस, ग्रोथ ऑफ द कंट्री आल्सो इंक्रीजेस। नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन द इंडिया वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डन बाय दादा भाई नरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिएगा
First scientific estimation of the national income was done by V.K.R.V. Rao in his book National Income in British India. राइट, नेक्स्ट देखेगा इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द नेशनल इनकम। ये चार इसके मेजर होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल हर डिटेल में सारे फॉर्मूले बताऊंगा। जीडीपी देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज अ टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वो सारी मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू जितनी भी गुड्स और सर्विसेज फाइनली जो प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो चुकी हैं, जो कि एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस्ड हुई हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, इसमें भारत प्लस विदेशी, ठीक है, दोनों में देश पे उत्पादन हो रही दोनों के द्वारा, ठीक है, यानी कि भारत में जो फॉरेनर्स रहते हैं और भारत में जो बाकी इंडियंस हैं, ठीक है, दोनों के द्वारा जो टोटल जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, इट इज़ अ टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, वो सारी इसके अंदर काउंट होती हैं, ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट। तो इसका जैसे आगे देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल द प्राइवेट एंड, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड, इट इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशंस, गवर्नमेंट आउटलेज, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेंट्रीज, पेड इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ बैलेंस। फॉरेन ट्रेड ऑफ बैलेंस में हम एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं और इंपोर्ट को क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सपोर्ट को हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट से मतलब बाहर से कुछ हमने क्या करा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका इंपोर्ट होता है ये सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो बेसिकली उसके बदले भारत के पैसा क्या हो जा रहा है, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा मतलब बाहर जा रहा है। एक्सपोर्ट ऐड होता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बाहर बेचते हैं तो इसके बदले हमारे देश में क्या हो रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है, हमारे देश में मनी आ रही है, पैसा आ रहा है, तो एक्सपोर्ट हम ऐड करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट में भारत एक्सपोर्ट करता है बताइएगा मेरे को। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, प्रीशियस जेम्स हो गए, सब भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, ठीक है, ये सिर्फ याद रखिएगा, इनके बारे में हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से ये इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा कौन कौन से मेथड हैं। वैल्यू एडिड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया या कंजम्पशन मेथड और एक हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड और नेट आउटपुट मेथड हो गया आपका। आगे देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम में देखिए, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन तीनों को हम बड़ी डिटेल में आगे समझेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। देखिए, प्राइवेट इनकम क्या होगी, जितने भी आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए या फिर प्राइवेट कंपनीज होगी, ठीक है, तो वो प्राइवेट कंपनी का अपना कुछ मुनाफा होगा, कुछ कॉर्पोरेट टैक्स भी लगेगा उसके ऊपर। जैसे कोई भी कंपनी है, ए कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी का एक टोटल एक मुनाफा होगा, ठीक है, जो कंपनी अपने पास रिटेन रखेगी, कुछ प्रॉफिट्स होगा जो कंपनी अपने पास रखेगी, ठीक है, प्लस इन कंपनीज पे मैंने आपको बताया था द टैक्स ऑन द कंपनी दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स, तो एक इस पे कॉर्पोरेशन टैक्स भी आपका लगता है। कॉर्पोरेशन टैक्स के अलावा, ठीक है, ये जो तीसरी चीज होती है, एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को अर्निंग देती है उसको बोलते हैं हम पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम वही इनकम होगी, एक तो प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट के बाद जो आगे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, तो वो जो इनकम होगी वो पर्सनल इनकम कहलाएगी। तो पर्सनल इनकम बेसिकली क्या होगा, द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डायरेक्ट टैक्स। टैक्स लगने से पहले की कंडीशन होती है ये, ठीक है, इसमें मतलब हम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं, तो टैक्स लगने से पहले जितनी भी इनकम इंडिविजुअल्स के द्वारा रिसीव होती है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, सारे सोर्सेज इसमें आ जाते हैं। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट के द्वारा जितनी अर्निंग्स होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जितनी अर्निंग्स होती हैं, तो ये टोटल जो नेशनल इनकम्स हैं उनके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के अंडर जो आप एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल इनकम्स होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या होता है, जो पैसा आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो रही है। तो यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आप डायरेक्ट टैक्स जो होगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा,
ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मतलब जो पैसा आप खर्च कर सकते हो, उसमें कुछ मिसलेनियस रिसिप्ट भी होते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने आपको आपकी सैलरी दे दी, ठीक है, आपका जैसे पैकेज है 12 लाख पर ईयर, ये आपका मान लो पैकेज हो गया। अब आपको इन हैंड पर मंथ जो है, इन हैंड पर मंथ वो आपको 85,000 मिल रहे हैं इन हैंड। अब ये जो 85,000 है ना, यही आप खर्च कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 15,000 है ये कंपनी ने या तो शेयर्स में लगा दिए, या फिर टैक्सेस के फॉर्म में डिडक्ट हो गए, सेस के फॉर्म में डिडक्ट हो गए। तो इन सारी चीजों पे या पेनल्टी या फाइन या कुछ भी है, तो जो पैसा आप खर्च कर पा रहे हो वही आपकी क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी। आगे देखिए, वाई द जो पर्सनल इनकम है, ये जो पर्सनल इनकम है इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम में काउंट क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे देखिए, ये आपके पास कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री होगी, कंपनी ए होगी आपके पास। इस कंपनी ने कुछ गुड्स प्रोड्यूस्ड किए हैं, फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस्ड किए हैं, गुड्स प्रोड्यूस्ड किए इस कंपनी ने कुछ फाइनल, उन सब की जो वर्थ है वो है आपकी 2 करोड़, या जो भी 2 करोड़ कंपनी ने आपका प्रॉफिट कमाया है, मॉनेटरी वैल्यू जो कंपनी की है, जो प्रॉफिट उसने कमाया है। अब आप ये देखिएगा, ये जो 2 करोड़ रुपया है, ये जो 2 करोड़ रुपया है, ये आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे जो कंपनी में काम करते हैं, जो उनकी पर्सनल इनकम भी होगी, राइट, जो उनकी मतलब पर्सनल इनकम भी होगी। तो अब ये जो यही वाली जो अब ये जो नेशनल इनकम है आपकी, ये जो नेशनल इनकम है आपकी, नेशनल इनकम उसमें आपकी सारी होती है, उसमें मतलब आपकी जो कंपनी है, कंपनी के जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, जितना कंपनी का प्रॉफिट है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। अब यही जो कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, जो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, वो कंपनी की जो वर्थ है वो इसी में से दे रही है। अब इसी प्रॉफिट में से कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे रही है, जो उनकी क्या होगी, पर्सनल इनकम होगी, जो उनकी क्या होगी, पर्सनल इनकम होगी। अब ये 2 बार इंक्लूड थोड़ी करेंगे हम, यहाँ पे जब इंक्लूड कर चुके हैं तो फिर इसमें हम ये पर्सनल इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, एक बार इंक्लूड हो चुका है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हमारे पास जो पर्सनल इनकम होगी वो क्या होगी, अगर देखा जाए तो प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम में से जितना आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होगा, वो सब हम निकाल देंगे इसमें, ठीक है, इसमें दोनों ही आएंगे, माइनस के कॉर्पोरेट प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो होगा वो डिडक्ट होगा। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने आपको बताया था, जो अभी करंटली कितना है, 25.17% चल रहा है कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट जो कंपनीज है डोमेस्टिक पे चल रहा है ये, और फॉरेन के साथ जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं उन पे एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स लगता है। तो यहाँ पे ये चीज शायद समझ आई होगी, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और प्रॉफिट, वही आपकी क्या होगी, पर्सनल इनकम होगी। प्राइवेट में आपकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सब, तो उसमें से ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रॉफिट होगा वो फिर प्राइवेट जो कंपनी है वो रिटेन करके रखेगी ना अपने पास, तो उसमें से फिर आपको टैक्स निकालना पड़ेगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो वो आपकी पर्सनल इनकम होगी। सो बेसिकली पर्सनल इनकम इज अ सम ऑफ ऑल द इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल पीपल ऑफ कंट्री इन अ ईयर। तो अगर मैं देखा जाए तो पर्सनल इनकम का एक और फॉर्मूला अगर कहूं तो नेशनल इनकम प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट्स होती है। नेट ट्रांसफर पेमेंट को अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, सो दिस इज द ट्रांसफर पेमेंट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट्स, बिग फर्म्स और एमएनसी, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करता हूं आपको। देखिए, undistributed profit of corporate big firms, देखिए, they make profit every year and some of the profit are distributed are not distributed to the shareholder, company owner. The profit are retained by the company for expansion and other use, that is called undistributed profit of corporate, ठीक है। मतलब जो कंपनी के ओनर्स हैं वो ये प्रॉफिट जो है उनमें नहीं बढ़ता, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, जो कंपनी का ओनर ही होता है, ये प्रॉफिट कंपनी रिटेन करके रखती है अपने एक्सपेंशन और अपने यूज के लिए। सो इट इज डिडक्टेड, तो ये डिडक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देते हैं। आगे देखिएगा,
प्लस पेमेंट फॉर द सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, ये हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं। ये जो पेमेंट फॉर द सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन होते हैं ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड होते हैं, और दूसरी पेमेंट होती है डेट आर मेड टू द गवर्नमेंट्स, जो कि गवर्नमेंट को क्या करते हैं हम देते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका सोशल सिक्योरिटी जो प्रोविजंस हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, ईपीएफ आपका काट लेती है, लेकिन ये एनपीएफ और ईपीएफ होता तो आप ही का होता है ना, ये बाद में आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो ये उस पे ऐड अप हो जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेट, ये जितने भी बिग एमएनसी या फर्म्स हैं, और साथ में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो सारा निकल जाता है इसमें से। और जो आपका ट्रांसफर पेमेंट होता है, जो आपका ट्रांसफर पेमेंट होता है वो क्या होता है, आगे मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में। तो ये ट्रांसफर पेमेंट आपका होता है, दे आर मेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, फॉर एन एक्टिविटी विच रियली डजंट ऐड वैल्यू लाइक पेमेंट फॉर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, ठीक है। जैसे आपकी बेरोजगारी भत्ता हो गया, आपकी पेंशन होगी, रिटायरमेंट पेंशन होगी। तो ये जो चीज है ये कोई वैल्यू आपकी क्रिएट नहीं कर रही, अगर मैं कहूँ तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रही ट्रांसफर पेमेंट्स, तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, लेकिन ये पर्सनल इनकम में आपकी काउंट होती है, क्योंकि ये पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन इट डजंट ऐड वैल्यू टू द गवर्नमेंट। कोई ये गुड्स या कोई भी सर्विसेज इसके बदले प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इनको बस पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स। तो अगर मैं कहूँ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में आपकी ये वाली चीज जो है वो काउंट नहीं होगी। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा जो आपकी ये पर्सनल इनकम होती है। उसके बाद देखिए आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है वो क्या होता है, इट मीन्स द इनकम दैट इज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल दैट कैन बी डिस्पोज्ड एट देयर विल, जो अपनी मर्जी से वो पैसा खर्च कर पाए, यानी कि ऐसा पैसा जो वो चाहते नहीं डिडक्ट करना, डेट कांट बी डिस्पोज्ड बाय द इंडिविजुअल नॉट देयर विल। तो यानी कि जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस उसमें कटते हैं वो फाइनल में जो वो पैसा खर्च कर सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, डेट कैन बी डिस्पोज्ड एट देयर विल, डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। आगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको जरूर देखिएगा। एनडीपी आपका क्या होता है, नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है। जीडीपी में से आपका जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जैसे मैंने आपको बताया, भारत में रहते हुए, भारत की टेरिटरी में रहते हुए जितने विदेशी और जितने इंडियंस हैं उनके द्वारा जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं वो सब हमारी क्या होती है, जीडीपी होती है। देखिए अगर वो भारत में रहते हुए कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, तो वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज कब प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको सारी चीजें चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लैंड, लेबर, मशीन, सब कुछ चाहिए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए आपको मशीन चाहिए, तो उस मशीन में उन सारी चीजों में आपका क्या होता है, वियर एंड टीयर मशीनरी का लॉस होता है, तो वो भी काउंट होता है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में ये सारी चीजें हम देखते हैं जो कि 1 मई से 31 मार्च के बीच में होता है। तो यानी कि जीडीपी में हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर सपोज करो आपने कोई कार खरीदी है, तो आपको कार जो है वो 2 साल के बाद आपको सेल करनी है, तो जब आप उसकी मार्केट प्राइस देखोगे, उसकी जो मार्केट प्राइस मतलब जब उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होगा, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर होगी, तो उसमें से डेप्रिसिएशन का लॉस काटता है, सारी चीजें देखता है कि कितने किलोमीटर चली है, तो वो वही सारी चीज आपकी क्या होगी, आपकी डेप्रिसिएशन के अंदर आती है। डेट इज कॉल्ड नेट। नेट मतलब जो फाइनली हमें मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड नेट। आप सैलरी में भी देखते हो तो नेट आपकी एक ग्रोस होती है और एक आपकी होती है नेट। तो जीडीपी डेट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी डेट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मतलब व्हाट वी आर जस्ट गेटिंग। उसके बाद देखिए ग्रोस क्या नाम, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या होता है, जीएनपी में बहुत ही सिंपल है, इसमें विदेशों में भारत द्वारा अर्जित आय वो तो ऐड होती है। जो विदेशों में भारतीयों द्वारा मतलब जो विदेशी क्या हो रहे हैं भारत में, भारत के जो भारत में जो इंडियंस हैं, मतलब इंडियंस हैं जो बाहर गए हुए हैं, जो अपना कमाने रोजगार के लिए, उनको उनकी जो इनकम है वो तो इसमें ऐड होती है जीएनपी में, जो आपके ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें से माइनस क्या हो जाती है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। अब जो इंडिया में फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं, जो उनको सैलरी हम लोग दे रहे हैं, तो वो चीज इसमें से माइनस हो जाती है
और ऐड क्या होती है, जो बाहर इंडियंस हैं आउटसाइड ऑफ द इंडिया, वो जितनी आय कमा रहे हैं, वो जितनी अर्निंग कर रहे हैं, वो उसमें क्या हो जाती है, काउंट हो जाती है। यानी कि हम जितने भी इंडियंस बाहर गए हुए हैं उनका जीएनपी में कंट्रीब्यूशन लगता है, राइट। आगे देखिएगा, ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे देखिए एनएनपी, अगर मैं आपका एनएनपी निकालूं, भाई जीएनपी में से अगर आप क्या डेप्रिसिएशन निकाल दो तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। जीडीपी में जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। और जीएनपी को अगेन आप क्या कर सकते हो, जीएनपी को अगर फार्मूला एलेबोरेट करो तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा एनएनपी का, नेट नेशनल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये वही है कि भी जितना हमारे पास जितनी मॉनेटरी वैल्यूज हैं एक कंट्री के अंदर, जितनी भी मॉनेटरी वैल्यूज आ रही हैं नेट, और उसमें से डेप्रिसिएशन आप घटा दो तो वो क्या होना चाहिए, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी में बेसिकली नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे नेशनल आ गया, तो मतलब भारत का नागरिक होना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। इसलिए जो विदेशी भारत में रह रहे हैं तो उनकी हम इसमें से माइनस कर देते हैं इनकम। आगे देखिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं। देखिए फैक्टर कॉस्ट आपका क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन में जितनी कॉस्ट लग रही है, जितनी भी आपका मतलब जितना खर्चा हो गया, आपने को पेन बनाया, आपने पेंसिल बनाई, उसको उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है वो फैक्टर कॉस्ट है। आपने कौन कौन से जो यूज़ किए होंगी चीज़ें, लैंड आपने यूज़ की उसको बनाने के लिए, आपने लेबर यूज़ की होगी, आपने कैपिटल यूज़ की होगी, और एक ऑर्गेनाइजर जरूर होगा जो सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी कंपनी बिना मैनेजर, विदाउट मैनेजमेंट चल ही नहीं सकती। आगे देखिएगा ग्रोस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये थोड़ा सा आपने दिमाग में बिठा ली तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड ग्रोस। तो अगर मैं नेशनल निकालूं तो अगर आपको नेशनल निकालना है, नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है, कोई भी नेशनल है, तो डोमेस्टिक में आप क्या जोड़ दो, NFIA। ये बहुत ही सिंपल सा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो हमारी हो रही है, मतलब इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से हमारी कितनी इनकम हो रही है, माइनस इनकम टू अब्रोड, कितनी इनकम जो है वो अब्रोड जा रही है। समझ रहे हो आप, बाहर से कितना पैसा आ रहा है वो तो ऐड होगा, और माइनस क्या होगा, अपनी इंडिया से बाहर कितना पैसा जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका नेट जो निकलेगा वो इसमें आप नेशनल में ऐड करोगे, डोमेस्टिक प्लस जितना लेन देन आउटसाइड कंट्री हो रहा है और नेट हमारी कंट्री में जो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बाहर वाली कंट्री से आ रहा है आपका $2 बिलियन, ठीक है, बाहर वाली कंट्री से इंडिया में आ रहा है, और इंडिया से बाहर जा रहा है चाहे किसी भी रूप में, चाहे आप बाहर घूमने चले गए या बाहर से आपने कोई चीज़ खरीदी है, तो आपका सभी का मिला के $1 बिलियन जो है वो बाहर चला गया, ये आपका इंडिया में आ गया। तो नेट कितना हो गया, नेट $1 बिलियन तो इंडिया में आ रहा है ना, तो फिर उसको हम डोमेस्टिक में ऐड करेंगे तो वो नेशनल बन जाएगा, राइट। आगे देखिए आपका है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस जिसको हम बोल देते हैं मार्केट प्राइस। देखिए एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में आपकी कितनी कॉस्ट लगी। एक पेन है, एक पेन को बनाने में आपको जो रुपए लगे वो $2 लगे, ठीक है, एक पेन का आपने बना दिया वो $2 लगे। अब ये जो $2 आपके लगे तो आप इसको सीधा मार्केट में $2 का थोड़ी बेचोगे, फिर आपको क्या फायदा होगा, उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी लगाएगी अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे देखिए $2 में आपके टैक्स लगेंगे, आप अपना प्रॉफिट भी रखोगे, ये सारी चीजें आप रखोगे, तो वो होगी आपकी मार्केट वैल्यू। ये आपकी क्या थी, फैक्टर कॉस्ट होगी। तो फैक्टर कॉस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके नेट डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये आपको ऐड करने पड़ेंगे फैक्टर कॉस्ट में। नेट डायरेक्ट टैक्सेस प्लस आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन सब्सिडी आपको माइनस करनी पड़ेगी। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ने जितनी छूट दी है वो फिर आपको माइनस करनी पड़ेगी मार्केट प्राइस में। सब्सिडीज ये मार्केट प्राइस में आपकी निकल जाती हैं। आगे देखिए NNI, ये होता है आपका नेट नेशनल इनकम।
तो ये आप कैसे निकालोगे, जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो, मतलब जो टैक्सेस आप पे कर रहे हो तो वो आपके क्या निकल जाएंगे, नेट नेशनल इनकम आपकी आ जाएगी। अभी देखिए नेशनल इनकम जो है उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या क्या उसमें एक्सक्लूड होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए इंक्लूड क्या क्या होता है आपका, रेंट, वेजिस, बोनसेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें तो आपकी एड अप होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूड क्या क्या हो रहा है, गिफ्ट, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेप्ट। भाई जो आपने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, बाहर से किसी सी कंट्री से, आपने जापान से, आपने चाइना से, या फिर आपने अमेरिका से जो कर्जा लिया हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट है वो तो आप एक्सक्लूड करोगे ना, वो नेशनल इनकम के अंदर कैसे आएगा, उस कर्जे की तो आप उसका इंटरेस्ट तो आप दे रहे हो। ओल्ड एज पेंशन होगी, वो सारी नेशनल इनकम के अंदर नहीं आती, ओल्ड एज पेंशन होगी, क्योंकि नेशनल इनकम होती है गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो अगर ये जो ओल्ड एज पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन है, इसके बदले आप सिर्फ इनको पैसा दे रहे हो, लेकिन ये राष्ट्र को कोई गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे। अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर जिसका अपना खुद का बिजनेस है, ये सब तो सामान बनाते हैं, गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अलग अलग तरीके की, तो वो सारी तो काउंट होती हैं। गिफ्ट हो गया, चैरिटी होगी, डेट इज द डिफरेंट थिंग, इनके बदले कोई सेवाएं उपलब्ध या कोई गुड्स प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगा। आगे देखिएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट डज प्रोडक्शन, कोई भी चीज जो प्रोडक्शन कर रही है वो फैक्टर्स के अंदर काउंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्टर। एग्जांपल हो गया लैंड, लेबर, ये सब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन आपकी कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये सभी क्या है, आपके फैक्टर हैं, एनीथिंग दैट कोज प्रोडक्शन। अब ये क्वेश्चन भी आया था, जैसे आपका ट्रक हो गया, क्या ट्रक कोई प्रोडक्शन कर रहा है, बिल्कुल सर्विसेज दे रहा है भाई। ट्रक की मदद से सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसी ट्रक की वजह से एक बंदे को अपनी क्या मिल रही है, अर्निंग मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी तो आपकी हो रही है ना, ये सर्विसेज दे रहा है ना, ट्रक हो गया आपका, कोई जितनी भी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ फूड, क्लोथ, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये फैक्टर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है, फैक्टर्स नहीं है। ये कोई ये कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, गुड्स और जो क्लोथिंग है वो आप अपने लिए यूज कर रहे हो। तो फैक्टर एनीथिंग दैट डज प्रोडक्शन और लैंड, लेबर एटसेट्रा, सब एग्जांपल है। आगे देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी सीएसओ। इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी, सीएसओ की, नेशनल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और 29 जून को मनाया जाता है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल डे। उसके बाद देखिए एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा कलेक्शन की अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम के लिए, क्योंकि कितना सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है हर चीज का, तो उसके लिए आपका होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किसी देश की ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो कंट्री क्या होगी, डेवलप्ड होगी, उतनी ज्यादा उसकी जीडीपी अच्छी होगी। लेकिन क्या हो रहा है, इनकम डिस्पैरिटी की वजह से कितने सारे मैंने इकोनॉमिक्स में आपको साइलेंट फीचर्स बताए थे कि जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम आपकी लो हो जाती है। सुपरस्टिशंस भी मैंने बताए थे। तो टोटल नेशनल इनकम जो हमारी है, मतलब स्पेशली जीडीपी और जीएनपी, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी में, अपोन में टोटल जो पॉपुलेशन होती है उससे डिवाइड करें तो आपका क्या निकलता है, आपका पर कैपिटा इनकम निकलता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आया था, नेशनल इनकम बिगेस्ट शेयर आपका कौन सा होता है, टर्शरी सेक्टर में ही होता है, अप्रोक्स 60% ये करता है। आगे देखिए फैक्टर कॉस्ट आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका फैक्टर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपोन में टोटल क्वांटिटी, डेट इज कॉल्ड आपकी क्या आ रही है, फैक्टर कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट आपकी जो आ रही है अपोन में टोटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है ए, इसने जो 5 प्रोडक्ट बनाए और उन 5 प्रोडक्ट को बनाने में इसकी जो अर्निंग लगी है वो 50 रुपए लगी। तो अगर मैं इस कंपनी की फैक्टर कॉस्ट कहूँ तो वो आएगी 50 डिवाइड बाय 5, यानी कि एक आइटम बनाने के लिए उसको 10 रुपए लग रहे हैं, राइट। तो ये होती है आपकी फैक्टर कॉस्ट। इसी में आगे वो जो आपके प्रॉफिट होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, वो इंक्लूड करता है इसी फैक्टर कॉस्ट में।
ठीक है, ये सारी चीज़ें वो ऐड करता है। लेकिन इसमें आपका माइनस क्या करता है, सब्सिडी। सब्सिडी मतलब भाई जो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है वो तो माइनस होगी ना। हो सकता है आपको जैसे गवर्नमेंट ने एक पेन बनाने पे जैसे आपकी 10 रुपए लग रहे थे, तो भाई उसमें गवर्नमेंट ने आपको 2 रुपए की छूट दे दी कि भैया अगर आप एक पेन बना रहे हो तो हम 2 रुपए की छूट दे रहे हैं। जो भी आपकी कंपनी के है तो वो आपकी 8 रुपए, अभी अभी लागत तो आपकी 8 रुपए लगी ना, तो सब्सिडीज इसमें माइनस होंगी। अभी जैसे गवर्नमेंट ने कितनी चीज़ों में सब्सिडी आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे पोली हाउस हो गया, पोली हाउस हो गया, ठीक है, जिसमें आपके ये सब्जियां वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपका कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें उगती हैं, तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। आगे देखिएगा आप, ये थोड़ा सा हमारा बस लास्ट टॉपिक है, नेशनल। हाँ, तो ये सारा हो गया, ये सारा मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो इसमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस में। और ये सारा कुछ है, और ये अगर आप इसमें सब्सिडी ऐड कर दो तो आपकी नेशनल इनकम जो है वो बन जाती है। तो ये फार्मूला देख लेना, नेशनल इनकम है, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इनकम मेथड में कहूँ तो इनकम मेथड में आपकी एक तो डोमेस्टिक होगी, एक टोटल जो आपकी नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होंगी। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी बार डिस्कस करवा दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर होगा, मान ले डोमेस्टिक है तो प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट इनकम होगी, और प्राइवेट इनकम के बाद भी पर्सनल जो एम्प्लॉयज उसमें वर्क करते हैं उनकी जो इनकम होगी, और ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।